कि राहुल गांधी अगर सचमुच में 2024 तक सड़कों पर बने रहे तो कोई बड़ा परिवर्तन जरूर भारत की राजनीति में दिखाई देगा। और जहां तक हमारी आपकी जानकारी है, इस यात्रा के बाद जब ये जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी तो पूरब से पश्चिम की भी एक यात्रा राहुल गांधी की प्रस्तावित है, क्योंकि ये आरोप लगता रहा कि एक सीधी दिशा में, एक सरल रेखा में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश छूट गया, गुजरात नहीं जा रहे, इत्यादि इत्यादि। और संभव भी नहीं है, हमारा देश इतना बड़ा है, भौगोलिक रूप से इस तरह से चारों तरफ फैला हुआ है कि कोई भी पदयात्री खास तौर से एक बार में पूरे देश को कवर नहीं कर सकता। एक बार दुनिया के इतिहास में जितने भी लोगों ने यात्राएं की हैं उन सबको उसका प्रतिफल जरूर मिला है और सकारात्मक मिला है। चाहे गुरु नानक से शुरू करें और हमारे आदि शंकराचार्य से लेकर मार्टिन लूथर किंग या सुनील दत्त, चंद्रशेखर, जिसको भी आप गिनना चाहें। दक्षिण में कई लोगों ने की, राजशेखर रेड्डी ने, फिर उनके सुपुत्र ने, चंद्रबाबू नायडू के ससुर एनटी रामाराव ने, इत्यादि इत्यादि। तो अगर हम इतिहास से कुछ सीखना चाहें तो इतिहास ये बताए कि जितने भी लोगों ने पदयात्रा उन्हें जरूर उसका लाभ मिला है। हम नहीं जानते कि राहुल गांधी की इस यात्रा का फल उन्हें ईवीएम मशीन में मिलेगा कि नहीं, लेकिन लोकमानस में, लोगों के दिलो दिमाग में राहुल गांधी लगातार अपनी छवि एक पायदान दर पायदान बढ़ते हुए ऊपर की तरफ चलते दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा गुजरात चुनाव के संदर्भ में अगर हम देखें तो स्वाभाविक है कि गुजरात भले यात्रा न जा रही हो, लेकिन उसके निकटवर्ती राज्यों में से, और खासतौर से जब महाराष्ट्र में पहुंची, महाराष्ट्र और गुजरात आपस में बड़े गुथे हुए हैं। दोनों राज्यों के गठन से पहले भी आपस में इतना तादाम्य था उनका, और आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां रेल की एक कोई शायद स्टेशन है जिसमें एक तरफ आधा स्टेशन गुजरात में आता है और आधा महाराष्ट्र में आता है। तो इसका संदेश भी वहां तक जाएगा। चुनाव नतीजों पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा 2017 की तरफ एक नजर डाल लेना होगी। प्रशांत जी ने, धनंजय भाई ने क्रमशः पूरे घटते हुए क्रम में गिनती बता दी है। मैं हर बार 2017 की मतगणना के उस दिन को याद करता हूं। मेरे जहन में आज भी वो दोपहर 2:30-3 बजे का समय दर्ज है, जब तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनती स्पष्ट दिखाई दे रही थी। हेडलाइन बदल गई थी, प्रशांत जी आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ना शुरू हो गई थी और 3-3:15 बजे जो सूरत की ईवीएम मशीनें खुली, पूरी की पूरी 20 सीटें जीत गई बीजेपी और सरकार बन गई। धनंजय जी ने ठीक कहा, सिर्फ 6 सीटें और कम रह जाती तो बहुमत नहीं मिलता। एक बात और इसमें तथ्यात्मक सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात के पिछले चुनाव के बाद कम से कम 1 दर्जन विधायकों के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन लगी थी, और उनमें से भारतीय जनता पार्टी के 3 या 4 विधायक डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। हो सकता है संख्या 5 भी हो, मुझे स्मरण नहीं है पूरी संख्या। तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर पिछले 2017 के चुनाव में से ये डिस्क्वालीफाई 5 लोगों को और हटा दें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2017 में भी नहीं बनी रही। अब अगर नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस से चिंतित दिखाई दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो यह दुरभी संधि समझना थोड़ा हम लोगों के लिए भी कठिन है, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, उसको बैकिंग, उसको फंडिंग बीजेपी और उनके सिरमौर लोग करते हैं। हम नहीं जानते इसके पीछे क्या वजह है, या तो इसकी स्पष्ट वजह यह होगी कि जो गुब्बारा आम आदमी पार्टी का गुजरात में फैलाया गया है उसमें सचमुच उतनी हवा नहीं होगी। और ये बात सही है, हम पत्रकारों से ज्यादा सूचनाएं और जानकारी स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री की टेबल पर होंगी। उनके पास तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो समाज और मतदाता की नब्ज पर हाथ रखकर उन्हें रिपोर्ट दे रही होंगी। तो हो सकता है उनके पास यह सही सूचना हो कि कांग्रेस ज्यादा बड़ी चुनौती है बजाय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के। और अगर प्रधानमंत्री ऐसा मान रहे हैं तो आपको यह मानना होगा कि गुजरात में कांटे की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने जा रही है। आम आदमी पार्टी का एक विषय अमलेंदु जी ने छेड़ा, मैं उनकी बात की पुष्टि करना चाहूंगा कि गोपाल इटालिया हो सकता है बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में किसी अच्छे पद पर हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ससम्मान प्रवेश की पहली जो अर्हता है, जो पात्रता है, वो नरेंद्र मोदी जी का अपमान करना है, उन्हें गाली देना है, उन्हें अपशब्द कहना है। बहुत लंबी फहरिस्त है। कपिल मिश्रा ने विधानसभा में न जाने कौन कौन सी बातें कही थी जिन्हें हम इस फोरम पर दोहराना नहीं चाहते मोदी जी के बारे में।
कौन सी सीडी थी उनके पास, कौन सी फाइलें थी, इत्यादि इत्यादि। हमारे ग्वालियर के ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमारे महाराज, उन्होंने संसद में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी सामने बैठे थे, कहा था ये आदमी जीरो है, ऐसे उंगली से जीरो बनाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था विदेश में घूमते रहते हैं, बिरयानी खाने जाते हैं, विदेश में हीरो है लेकिन देश में जीरो हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहे। तो मैं अमलेंदु जी की इस बात से सहमत हूं कि गोपाल इटालिया शीघ्र ही, एक आध साल बाद या गुजरात चुनाव के बाद, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य होंगे। और उन्होंने यह अर्हता प्राप्त कर ली है मोदी जी को अपशब्द कहकर, या उनके परिजनों को, जो भी कहा, मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या कहा है। तो आम आदमी पार्टी गुजरात में क्या गुल खिलाएगी हम नहीं जानते, लेकिन आज के विमर्श में हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी अपनी होम पिच है गुजरात, उनका गृह क्षेत्र है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, 2002 का गौरवशाली अतीत उनके साथ है, उनके हिसाब से गौरवशाली इन्वर्टेड कॉमा में। उसके बाद भी अगर हर 5 साल बाद उनकी सीटें कम हो रही हैं, इसी क्रम में 5 या 7 सीटें और कम हो गई तो सरकार जाती रहेगी। और नरेंद्र मोदी के माथे पर गुजरात में सरकार खोने का कलंक लग जाए, यह किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं हो सकता राजीव जी। अभी उसके लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तमाम जो ब्यूरोट पेट में और जो अम्ल रखे हुए हैं वे शायद छिड़के जाएं, कुछ भी हो सकता है उसके लिए, लेकिन गुजरात में सरकार चली जाए ये कैसे बर्दाश्त करेंगे, मुझे नहीं लगता। इसी के लिए शायद वो समय चुनाव आयोग ने उन्हें दिया है। जी राजीव जी, इसलिए जितने